बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, सेकंड लेक्चर हमारा 8th चैप्टर का, जो कि दिमाग को दही बनाता है ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर इसमें थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं या सोच वाली चीज़ें हैं, सोचने वाला काम है इसके अंदर। ये होगा तो ऐसे होगा, इस तरह से। तो पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल ठीक है, अब आप ये सेकंड वाला पढ़ें। अगर तो फर्स्ट वाला लेक्चर अभी नहीं लिया आपने तो उसको पहले पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ये करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसकी समझ आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये उसका अगला टॉपिक है, तो ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आनी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। अब देखें, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बेसिकली हम लॉजिक पढ़ रहे हैं, और लॉजिक में हमने कहा था स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट को हम पी कहते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट को हम क्यू कहते हैं, और उन स्टेटमेंटों के जो नेगेशन है वो थी नॉट, वो हमने किया था। उसके बाद उसका एंड और आर किया था कि एंड में किस तरह से ट्रुथ टेबल बनता है और आर में किस तरह से ट्रुथ टेबल बनता है। अब एंड और आर के आगे वाला जो काम था वो हमने करना है। ये जो चौथा टॉपिक है हमारा, इम्प्लीकेशन आर कंडीशन। इसमें कंडीशन लगती है कि अगर अली आएगा तो फिर असलम ने आना है, इस तरह से करके। सो यहाँ देखें, ये जो इसको पढ़ते हैं ज़रा, और इसका साथ ज़ाहिर टेबल भी बना हुआ है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कंपाउंड है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें एक से ज़्यादा होंगी, दो बातें होंगी कम अज़ कम। अब हमने दो ही लेनी है, क्योंकि दो से ज़्यादा तो और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट है ऑफ द फॉर्म, किस तरह की, इफ़ पी देन क्यू। अगर पी हो रहा होगा तो फिर क्यू होगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, पी और उसके बाद ये लाइन लगा के और क्यू लिखते हैं। आगे भी हमने इसको पढ़ा था, एरो की का निशान होता है, क्योंकि पी की तरफ से एरो जाता है क्यू की तरफ। ठीक है, पी होगा तो फिर होगा, यानी पी इफ है और क्यू देन है। ठीक है, अगर ये फिर वो, इस तरह से करके। आल्सो रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, क्योंकि पी इम्प्लाइज का मतलब ये है कि पी की वजह से क्यू हो रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड अ कंडीशनल, तो जाहिर है इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन लग रही है, इसमें एक कदगन लग रही है कि भाई ये होगा तो फिर ये होना है। ठीक है, तो ये कंडीशनल इसको हम कहते हैं। आर एन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। पी इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पी है, यानी जो पहली वाली बात है, उसका नाम क्या है, एंटीसीडेंट, और जो अगली वाली है उसका नाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट। पहली एंटीसीडेंट, सेकंड वाली कॉन्सिक्वेंट। और एंटीसीडेंट का दूसरा नाम हाइपोथेसिस भी है। हाइपोथेसिस होता है नजरिया एक, कि हमने पहले क्या बात की थी, पहले हम क्या बात कर रहे हैं और उससे आगे से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो हम उसको हाइपोथेसिस और कंक्लूजन भी कह सकते हैं। पी वाली को हाइपोथेसिस, क्यू वाली को कंक्लूजन, या पी वाली को एंटीसीडेंट कह लें पर क्यू वाली को कॉन्सिक्वेंट कह लें। तो इस तरह से करके इनके नाम भी हमें याद रखने हैं। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। अब कहते हैं ये जो पूरा एक कंडीशनल ये बनेगी कि पी हो तो फिर क्यू होगा, तो पूरी का आंसर जो है वो क्या हमने देना होता है वो अब यहाँ बता रहा है। अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स, कहता है ये जो पूरी एक कंडीशनल है ये गलत होगी ओनली व्हेन, कब गलत होगी, उसके लिए एक ही कंडीशन है, व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू। पहले वाली जो कंडीशन है, पी जो है वो ट्रू हो एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी पी सही हो और क्यू गलत हो, तो फिर ये टोटल की टोटल गलत होगी। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स आएंगे फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। इन ऑल अदर केसेस, तमाम बाकी केसेस में कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू, फिर कंडीशनल ने सही ही रहना है। यानी फॉल्स होने की एक ही कंडीशन है कि पहला जो पी है वो सही हो और जो क्यू है वो गलत हो। ठीक है, उसलिए। और देखें ये टेबल जो बना हुआ है, अब जरा टेबल को देख लेते हैं। देखें अगेन, टेबल बनाना मैंने पहले भी बताया था कि पी और क्यू जब दो चीजें या दो स्टेटमेंटें आ रही हों तो चार चार चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, पी में देखें दो दफा पहले ट्रू लिखना है, फिर दो दफा फॉल्स लिखना है, क्योंकि इनके हिसाब से फिर आगे आपने क्यू लिखना होता है। पहले पी का कॉलम जो है वो सारा लिख लेते हैं, फिर क्यू लिखते हैं। मसलन पी का ट्रू है तो फिर क्यू का पहला केस ये है कि वो ट्रू हो, यानी पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है, अगर पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, और फिर अब दूसरी तरफ आएंगे तो पी अगर फॉल्स हो तो जो है क्यू ट्रू हो सकता है, और पी अगर फॉल्स हो तो क्यू भी फॉल्स हो सकता है। तो ये जो पी क्यू वाला काम है ये हमने हमेशा खुद बनाना होता है। ठीक है, ये पहले से बना के हमने रखना होता है, या पहले से हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि इसको कैसे डेवलप करते हैं, और उसके आगे जो है फिर कंडीशन बनानी है। क्योंकि देखें पीछे वालों में भी हमने ये किया था कि ये जो पी और क्यू है पहले बनाए थे, डिसजंक्शन उसका बाद में इनका रिजल्ट दिखाया था कि क्या हो सकता है, और फिर पीछे वाला जो था एंड वाला जो था उसमें भी ऐसे ही किया था।
तो इसमें भी, और यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, देखें एक ही दफा फॉल्स आया है यहाँ पे, और ये फॉल्स कब आया है ये आपने ध्यान याद रखना है या ध्यान रखना है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, या हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन उसका फॉल्स हो, तो फिर वो फॉल्स होता है। वरना दोनों ट्रू है तो वो भी ट्रू है, एक फॉल्स, पहला फॉल्स एंटीसीडेंट फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो फिर भी ट्रू, बाकी तमाम केसेस में उसने ट्रू ही रहना है। तो बस जाहिर है चूंकि चार चीजें हैं ना, तो चारों को जुबानी याद रखना मुश्किल है, तो हम फिर ये करेंगे कि एक अकेली को याद रखेंगे, यानी ये जो उसने खुद भी बताया ये वाला केस कि एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, वरना ट्रू ही रहती है। ठीक है, और उसके लिए आगे वो देखें एग्जांपल्स दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल से और क्लैरिटी आती है। कहता है वी अटेम्प्ट टू क्लियर द पोजीशन विद एन एग्जांपल, और एग्जांपल ये है इफ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन पाकिस्तान। अब पहले सिंपल ये देखें कि इसमें दो बातें हैं। ठीक है, एक पहली वाली P है, दूसरी Q है, और देखें साथ इफ है और देन है। तो उसकी जो बात है, स्टेटमेंट है, उसको पढ़ने से फिर हमारे ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये इम्प्लीकेशन वाला है, ये वो वाला इफ देन वाली स्टेटमेंट है जिसमें हम तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है ना, इफ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर देन, तो इफ भी आ गया देन भी आ गया, तो ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये। दूसरा, अब हमने देखना है कि उसमें बात क्या कर रहा है। तो बात ये कर रहा है कि इफ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर, एक बंदा जो है ए, जो उसका नाम है अली है, वो लाहौर में अगर रहता हो, देन फिर क्या होगा, ही लिव्स इन पाकिस्तान, फिर वो पाकिस्तान में रहता है। अब पहली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना, क्योंकि ए जो है लाहौर में रह सकता है, जाहिर है हमें नहीं पता, लेकिन रह सकता है, रह रहा होगा। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि वो रह रहा है, तो फिर ए पहली जो एंटीसीडेंट है वो ट्रू है, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसका देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, वो भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू होंगे तो फिर ओवरऑल क्या आंसर हमने देना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि इस स्टेटमेंट ने फॉल्स कब होना है वो हमने बस ज़हन में रखना है। फॉल्स तब होना है कि जब पहला ट्रू हो और आगे वाला फॉल्स हो। ठीक है, अब जैसे इसी को हम घुमा लेते हैं, हम इसको ऐसे कह लेते हैं इफ पर्सन ए लिव्स इन लाहौर देन ही लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, कि वो लाहौर में रहता हो, अगर वो लाहौर में रहता हो तो फिर वो अमेरिका में रहता होगा। अब जाहिर है ये तो नहीं ना बात कि लाहौर में रहता हो तो फिर वो अमेरिका में रहता होगा। ठीक है, तो फिर वो गलत हो गया। तो देखें वो बात वही है कि एंटीसीडेंट सही है लेकिन कॉन्सिक्वेंट गलत हो गया, तो इससे फिर पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो फिर यही हमने याद रखना है, ये ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, ये इसका केस था। अब देखें नीचे और इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, इफ द एंटीसीडेंट इज फॉल्स, कहते हैं अगर ये पहली वाली स्टेटमेंट गलत भी हो जाए, जैसे हम कह दें कि इफ पर्सन ए लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ए डज नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है, लाहौर में नहीं रहता, सॉरी यूनाइटेड स्टेट वाली बात मैं एग्जांपल खराब कर रहा हूँ। ए डज नॉट लिव इन लाहौर, उसने तो कहा ना ए रहता है लाहौर में, हम उसको कहते हैं चलो जी नहीं रहता, पहली वाली स्टेटमेंट गलत कर देते हैं। ए डज नॉट लिव इन लाहौर, ही मे स्टिल बी लिविंग इन पाकिस्तान, वो लाहौर में नहीं रह रहा तो कराची में रह रहा होगा। ठीक है ना, तो पहली अगर स्टेटमेंट गलत हो भी जाती है तो और भी तो शहर हैं जहां पे वो रह रहा होगा, रह सकता होगा। ठीक है, कराची में, सियालकोट में, किसी और जगह। तो ये वो कह रहा है वी हैव नो रीजन टू से दैट ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, अगर वो लाहौर में नहीं रहता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, क्योंकि वो किसी और शहर में रह सकता है, तो फिर अभी भी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, वी कैन नॉट देयरफॉर से दैट द कंडीशनल इज फॉल्स, हम उसको फॉल्स नहीं कह पाएंगे, सो वी मस्ट रिगार्ड इट एज अ ट्रू, हम उसको ट्रू करेंगे। सिमिलरली व्हेन बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द कंडीशनल अंडर कंसिडरेशन आर फॉल्स, अब कहता है अगर दोनों खराब हों, दोनों गलत हों, ठीक है ना, अब देखें दोनों गलत ये है कि इफ पर्सन ए डज नॉट लिव इन लाहौर, ठीक है, देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, तो ठीक है लाहौर में नहीं रह रहा तो कि वो इस्तांबुल में रह सकता होगा, तो इस्तांबुल में रह रहा है तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान में भी नहीं रह रहा। तो फिर वो दोनों अगर नॉट आ जाएं, दोनों फॉल्स हो जाएं, तो फिर भी वो ट्रू है ओवरऑल। ठीक है ना, कि ही डज नॉट लिव इन लाहौर देन ही डज नॉट लिव इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है कि लाहौर में नहीं रह रहा तो लाहौर से वो पाकिस्तान से बाहर भी तो जा सकता है ना, वहाँ के किसी शहर में रह सकता है। तो इसलिए वो बाकी कंडीशंस ट्रू ही हैं सारी, फॉल्स होने की वही एक कंडीशन है जो हमने बात कर ली उसकी। तो बहरहाल अभी जितना इसका क्लैरिटी आ गई, अब आगे चलते हैं नंबर 5। अब नंबर 5 में है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में ये होता है कि दोनों तरफ से कंडीशन लग रही है, यानी इफ और देन है, फिर वो जो देन वाला है उसको इफ बना के दूसरे वाले को देन बना दे।
यानी जैसे हम कहते हैं कि भाई अली आएगा तो फिर अहमद आएगा, ये पहले वाली कंडीशन है, इफ एंड देन। लेकिन अब ये होगा कि भाई दोनों ने इकट्ठे आना है, अगर अली आएगा तो अहमद आएगा, अगर अहमद आएगा तो अली आएगा, यानी फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, मिक्सचर हो गया। तो जो एरो की हम बनाते हैं एक तरफ, वो दोनों तरफ को बनेगी। तो ये देखें यहाँ पे वो यही बताएगा, और उसका जाहिर है टेबल भी हमने बनाना है। टेबल अगेन बन जाता है अगर हमने उसको समझा हो सही तरह से। द स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q एंड, क्योंकि एंड आ गया ना, दूसरी कंडीशन भी आनी है कि Q इंप्लाइज P, उसी का उल्ट कि P से Q बनता हो और Q से P बनता हो, ठीक है ना, दोनों तरफ से इफ देन लगाना है, ठीक है। तो इज शॉर्टली रिटन एज, उसको फिर हम इस तरह से भी लिख लेते हैं कि भाई P और Q लिखें आगे पीछे और दोनों तरफ तीर का निशान लगा लें कि P की तरफ से भी Q की तरफ जाना है और Q की तरफ से भी P की तरफ जाना है। तो इसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल। तो ये बाय कंडीशनल है। और यहाँ दूसरा नाम क्या है, इक्वलेंस। ये इक्वलेंस का वर्ड जो है वो हम सेट्स के अंदर यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक साइड वाली और दूसरी साइड वाला जो सेट होता था उसमें एक जितने एलिमेंट्स होते थे, तो बहरहाल वो वहाँ पे है, लेकिन ये इक्वलेंस का वर्ड हम यूज करेंगे। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इट इज रीड PIFF। अब ये जो IFF होता है ना, देखें हाली इफ जो होता है IF इफ है, लेकिन IFF का मतलब ये होगा इफ एंड ओनली इफ। अब इसकी उर्दू पता नहीं क्या बनेगी कि लाजमी ऐसा होगा, ठीक है। तो अब उर्दू बनानी मुश्किल है, इफ एंड ओनली इफ, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगा, कुछ इस तरह उर्दू बनती है इसकी। तो इसको हम इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। वी ड्रा अप इट्स ट्रूथ टेबल, फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब जरा देखें ट्रूथ टेबल कैसे बन रहा है, पहले जरा देखें। पहला तो वही बात है कि इतना पोर्शन तो हमने खुद से बनाना है, ठीक है। P और Q का, P का 2 दफ़ा T लिख के आगे Q का TF कर दें, P का 2 दफ़ा FF लिख के उसका भी TF कर दें, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स। तो ये बना लिया। अब उसकी पहली इम्प्लीकेशन, ठीक है, और पहली इम्प्लीकेशन हमने समझ ली है। अब एक इम्प्लीकेशन समझ ली ना कि जी इफ P देन Q हमने देख लिया, और वो क्या होना है कि भाई ये वाला जो केस है, ये वाला यहाँ पे ही सिर्फ फॉल्स होना है। ये देखें F, ये आगे पढ़ा ना, अभी हमने समझा, वरना बाकी सब में ट्रू ट्रू है। तो ऊपर भी T, नीचे भी T, नीचे भी T, लेकिन ये वाला फॉल्स होगा क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, पहला ट्रू है। तो ये हमें थोड़ा सा फिर याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। लेकिन अब दूसरी जो है वो Q इंप्लाइज P है, Q की तरफ से P पे जाना है। ये जरा ध्यान करें, जरा मैं आपको बताता हूँ। अब Q पहले है, P आगे है। नॉर्मली कंडीशन क्या है फॉल्स होने की, हमने यही कहा ना भाई, फॉल्स को ज़हन में रखें। अब फॉल्स कैसे याद रहेगा कि पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो, तो फिर वो फॉल्स होता है। अब हम Q से P की तरफ जा रहे हैं, तो अब Q पहला है, P जो है वो सेकंड है। तो P की तरफ से कहाँ पे फॉल्स आ रहा है वो हमने देखना है। तो देखें P की तरफ से फॉल्स ये है, नीचे वाले ये दोनों, ठीक है, P के फॉल्स ये हैं, और Q की तरफ से ट्रू लेना है हमने, क्योंकि पहला ट्रू अगला फॉल्स। तो ये देखें ये वाला इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, तो इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर इसका जो है, इसका जो आंसर है उसका फॉल्स आएगा। देखें इसके सामने, ये देखें, क्योंकि Q इंप्लाइज P वाले पे आ रहे हैं ना हम, तो Q इंप्लाइज P में कि पहले Q है फिर वो P होना चाहिए। तो T से F, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस वाले का आंसर देखें आगे F लिखा है। जैसे ये जो P ये पहले वाले का था, उसका आंसर यहाँ F आया था, क्योंकि देखें ये T से इधर की तरफ हम आ रहे थे। तो पहला ट्रू F, ये वाला फॉल्स, पहला ट्रू ये वाला फॉल्स, समझ आ गई। तो इसका F यहाँ आना है, इसका F यहाँ आना है, बाकी सारे ट्रू ट्रू हैं। तो इस तरह से करके ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हम डेवलप कर लेंगे कि P से Q की तरफ जाएं तो ये आंसर्स बनते हैं, और जब Q से P की तरफ जाएं तो ये आंसर्स बनते हैं। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, एंड। ये देखें यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो हमें एंड वाली अब कंडीशन लगानी है इन दोनों कॉलम्स के ऊपर। अब मैं जरा मिटा देता हूँ, ये सारा गंद पड़ जाता है इस तरह से, ठीक है। अब देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, अब इन दोनों के दरमियान हम एंड की कंडीशन लगा रहे हैं। और एंड की कंडीशन में क्या हमने पढ़ा था, वो जरा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर लेता हूँ, मुझे खुद भूल गया कि वो क्या होना था। तो एंड वाला था ये वाला, ये कंजक्शन। तो कंजक्शन के अंदर उसने कहा था अ कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। कंजक्शन कब ट्रू होगा, ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों तो फिर एंड वाली कंडीशन ट्रू होती है, वरना फॉल्स होती है। अब ये कंडीशन हमने वहाँ देख लेनी है कि वहाँ वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। सो ये यहाँ पे आ जाए।
अब दोनों ट्रू होने चाहिए फिर वो ट्रू होगा। सो ये देखें ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना, पहले वाला तो डेफिनेटली उसका आंसर ट्रू है। अब और क्या है यहाँ पे, ये देखें ये दोनों ट्रू है तो फिर उसका आंसर देखें ट्रू है। अब एक भी फॉल्स आ गया तो एंड वाले में फिर फॉल्स ही आंसर आता है। तो ये देखें ये दोनों फॉल्स है। इस तरह से करके हमने, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप नॉट में क्या होता है, कंजक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में क्या होता है, तो वही बात के पिछले चीज़ों को भी आप जहन में रखेंगे तो फिर आपकी ये चीज़ भी इजीली हो जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, उस हिसाब से ये आगे चल जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल हमने समझ लिया। अब ये मेन चीज़ें हैं। अब इससे कुछ और चीज़ें नॉट वाली चीज़ें आती हैं, वो ज़रा हमने देखना है। नंबर 6 है कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशन। अब एक कंडीशन का आगे से कंडीशनल कैसे बनता है वो जरा देखें। कहता है लेट पी एंड क्यू बी द स्टेटमेंट्स। जाहिर है पी और क्यू नॉर्मली हमारी स्टेटमेंट होती हैं, एंड पी इंप्लाइज क्यू, जाहिर है पी से क्यू की तरफ जो जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी गिवन कंडीशनल है। देन अब ये 3 उसने ये नए केसेस बनाए हैं, इनको जरा हमें समझना है। अच्छा, पहली लाइन में क्या कह रहा है, Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। हमारी जो कंडीशन है कि P के बाद Q आए, उसका हम क्या बना रहे हैं, Q के बाद P आए, उसका उल्ट कर रहे हैं ना। तो उल्ट वाली चीज को क्या कहेंगे, कन्वर्स। तो जब हमारे सामने सवाल में आए जी कन्वर्स बनाएं, तो कन्वर्स कैसे बनाएंगे कि P की जगह Q कर देंगे, Q की जगह P कर देंगे, वो कन्वर्स हो जाएगा। तो कन्वर्स में हम कह रहे हैं उल्ट चीज को, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q की जगह पे क्या आ रहा है, Q इंप्लाइज P। तो ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कहता है नॉट P, नेगेशन है ना ये वाला नॉट, ये जो अलमद्दा है, नॉट P इंप्लाइज नॉट Q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। अब देखें वही बात है कि P इंप्लाइज Q है, P पहले Q आगे। अब जो उसका हम बना रहे हैं वो नॉट बना रहे हैं, यानी यहीं पे P के साथ इधर नॉट बना लिया और इधर Q के साथ नॉट बना लिया, वही मौजूद है वो। जहां P है P वहीं पे है, P स्टार्ट पे है ना, तो P ने स्टार्ट पे ही रहना है, Q एंड पे है Q एंड पे ही रहेगा, लेकिन हमने उनके साथ नॉट लगा लिया। ठीक है, ये पहली वाली में और दूसरी वाली में फर्क देखें। पहली में और दूसरी में फर्क जो है वो क्या आ रहा है कि पहले वाली में P और Q को हम जगह चेंज करवा देते हैं। तो जगह चेंज करवाएंगे तो क्या होगा, वो कन्वर्स। जगह चेंज कर रहे हैं तो कन्वर्स, P की जगह Q, Q की जगह P। लेकिन जब हम जगह चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उनके साथ नॉट लगा रहे हैं, तो नॉट लगाने से वो क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। अब ज़ाहिर है इसको भी उल्टी कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉइंट याद रखना है कि कैसे हो रहा है। तो P के साथ नॉट लग गया, Q के साथ नॉट लग गया, तो इसको कहते हैं इनवर्स। ज़ाहिर है अब ये याद माइंड में बिठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, पूरा साल पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हर चीज़ जो पहली दफ़ा आ रही होती है वो मुश्किल लगती है, लेकिन जब आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बार बार करेंगे, वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाती है। ऐसे ही है। आगे देखें, अब आगे क्या हो रहा है, अब अगले में दोनों को हम मिक्स करेंगे, जगह भी चेंज कर देंगे और नॉट भी लगा देंगे। तो ये इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखें P इंप्लाइज Q है ना, तो देखें पहले Q आ गया, P आगे चला गया और साथ नॉट भी लगा लिए। तो ये जो पहली 2 कंडीशनें हैं, उन दोनों को मिक्स करके एक नई चीज बना ली, जिसको हम कह रहे हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये आपने याद रखना है। तो ये दैट्स इट, ये 3 चीजें नई वो बनाता है। तो इसका भी टेबल बन सकता है और ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए अगेन इसको समझना है टेबल को कि कैसे होता है। अगेन ये जो PQ है ये तो हम खुद से बनाएंगे, बार बार हर दफ़ा जब बनाएंगे तो अब ये याद हो जाएगा कि P के पहले दोनों ट्रू लें, फिर दोनों फॉल्स लें, और फिर ट्रू के साथ ट्रू है, ट्रू के साथ फॉल्स है। क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ ही हो सकती है ना, कि भाई पहला ट्रू हो तो अगला ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू हो तो अगला फॉल्स हो सकता है। अब पहला फॉल्स है तो अगला ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स है तो अगला भी फॉल्स हो सकता है। तो ये हम PQ हर दफ़ा खुद से नॉर्मली बनाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, उसके साथ ही नॉट P बनाएंगे। अब ये ईजी है, क्योंकि P का नॉट P बनाना है ना, तो P का नॉट का मतलब क्या है, उसका उल्ट बना दे। तो P की जगह अगर ट्रू लिखा हुआ है वहां आपने फॉल्स लिख देना है, इधर भी ट्रू लिखा हुआ है आप यहाँ फॉल्स लिख दें, फॉल्स लिखा हुआ है ट्रू लिख दें, फॉल्स लिखा हुआ है ट्रू लिख दें। और यही काम Q के साथ करें, उसका भी नॉट बना लें। तो T की जगह F है, F की जगह T है, एंड सो ऑन। आइडिया हो गया आपको। यानी नॉट कैसे बनता है कि जो है उसका उल्ट लिख दें आप, तो नॉट बन जाएगा। तो ये जो पहले 4 कॉलम्स हैं वो आपके बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला कॉलम क्लियर।
ठीक है, आगे अब उसकी कंडीशंस में आए। पहली कंडीशन जाहिर है कि ये जो ओरिजिनल काम है हमारा कि P इंप्लाइज Q, और वो हमने समझ लिया पीछे, अब मुझे याद हो गया क्या करना है। जब P इंप्लाइज Q हो तो पहला सही हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर वो फॉल्स होता है। ठीक है, इस जुमले को रट्टा मारे, याद करें, पहला ट्रू अगला फॉल्स हो तो फिर ये आंसर फॉल्स होता है। वो आप देखें P और Q की बात हो रही है, अभी नॉट की बात नहीं हो रही, तो इन दोनों को देखना है, P Q को देखना है। ठीक है, तो पहला ट्रू और अगला फॉल्स ये वाला है। ठीक है, तो इसके सामने देखें यहाँ उसने फॉल्स लिखा हुआ है, बाकी सारे हमने चुप करके ट्रू कर देने। ठीक हो गया, इसके सामने फॉल्स बाकी सारे ट्रू। अब उसके साथ दूसरी उसकी जो कन्वर्स वाली कंडीशन है वो भी लिख ले, जैसे अभी हमने पीछे किया कि Q इंप्लाइज P, तो वो जाहिर है मैंने बताया था आपको कि आपको उसके रिवर्स देखना होता है। Q के बाद P, Q सही हो P गलत हो, तो Q देखें Q सही है और P गलत कहाँ पे है, ये वाला देखें, ये देखें Q सही P गलत। ठीक हो गया, तो इसका आंसर फिर गलत होगा, फॉल्स होगा, तो देखें उसके सामने हमने यहाँ फॉल्स लिख देना है और फिर बाकी आंखें बंद करके ट्रू लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये दोनों चीज़ें तो हमने पीछे भी बनाई। ठीक है ना, पहले इसमें भी हमने यही काम किया था ना, तो ये दोबारा से हमारी उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब ये हो गया, अब इनके नॉट्स वालों के बनाने हैं। अब देखें पहला है नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। अब अगेन देखें कोई वो क्या कहते हैं मुश्किल में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉट P और नॉट Q बने हुए हैं। दोबारा जरा मैं ये जो गुड्डे शुड्डे मिटा लूँ। ठीक है, अब ये नॉट P है, ये नॉट Q है, तो कौन पहले है, नॉट P पहले है ना, तो नॉट P क्या होना चाहिए, ट्रू, और नॉट Q ने फॉल्स होना चाहिए। यही है ना बार बार हम कर रहे हैं, ये जो इम्प्लीकेशन है उसमें हम यही कर रहे हैं हमेशा, पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो। तो अब देखें नॉट वालों में देखें पहला ट्रू, ये देखें नॉट वालों के ये दोनों ट्रू है, तो अगला फॉल्स कहाँ है, ये देखें ये वाला, पहला ट्रू है अगला वाला फॉल्स है, तो फिर इसका आंसर जो है वो ये देखें, यहाँ पे फॉल्स मैं रखूंगा, बाकी सारे ट्रू ट्रू लिख दूंगा, सिंपल। ठीक है, नॉर्मल काम हो गया। और यही काम अगले वाले में आ जाना है, अगले वाले में पहले नॉट Q है, तो अब दोबारा जरा मैं इसको मिटा दूं, ये सॉरी, हाँ मिट गया। ठीक है, नॉट Q पहले है, तो ये जो नॉट Q है ये वाला, ये पहले ट्रू होना चाहिए, और P जो है ये नॉट P जो है इसको फॉल्स होना चाहिए। तो ट्रू और उधर से फॉल्स, ये देखें ये मिल रहा है मुझे, ये वाला कि भाई ये ट्रू है और इसकी तरफ से जब इधर को जाना है तो वो फॉल्स हो, तो फिर इसके सामने वहां जाएं इधर, तो ये देखें यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे हमने ट्रू लिख देने। तो इस तरह से करके देखें बड़े इजीली ये सारा बन जाता है, इक्वल हो जाता है। अब ये तो हो गया, अब इसको जरा हल्का सा गौर करना है हमने कि कौन किसके बराबर आ रहा है। अगर आप देखें ना ये कंट्रा पॉजिटिव है ना ये वाला, तो कंट्रा पॉजिटिव का जो आंसर आ रहा है ये वाला, वो किसके साथ मैच कर रहा है, TFTT, ये देखें TFTT इसके साथ। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी ये जो गिवन कंडीशन है ना, P इंप्लाइज Q और कंट्रा पॉजिटिव, ये दोनों सेम होते हैं। यानी अगर किसी सवाल में हम अगर ये जो कंडीशन है डायरेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ उसका कंट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं, तो फिर भी आंसर सही है, ये आगे उसने कहा हुआ है। यानी फिर क्या हुआ कि सिंपल इंप्लीकेशन और उसका कंट्रा पॉजिटिव दोनों का आंसर सेम आता है। ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिंपल कंडीशन और उसका कंट्रा पॉजिटिव दोनों का आंसर सेम आता है। और दूसरा ये जो हमारा कन्वर्स और इन्वर्स है, ये भी आंसर सेम है, देखा ना, वो दोनों सेम है। तो फिर कन्वर्स और इन्वर्स सेम है और कंडीशन और कंट्रा पॉजिटिव सेम है, ये आपने याद रखना है। चले अगले पेज पे आ जाते हैं। तो कहता है वही बात अब यहाँ लिखेगा कि ये जो हमने टेबल नंबर 6 ये वाला जो बनाया है, उससे कंडीशंस क्या निकल रही हैं कि एनी कंडीशनल एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। मैंने अभी बताया आपको कि कंडीशन और कंट्रा पॉजिटिव एक दूसरे के बराबर होते हैं। देयरफॉर एनी थ्योरम, कोई भी थ्योरम है जो हमें प्रूव करना है, मे बी प्रूव्ड बाय प्रूविंग इट्स कंट्रा पॉजिटिव। यानी बजाय सिंपल जो लगाने के आप कंट्रा पॉजिटिव करके भी उसको प्रूव कर सकते हैं। और नंबर 2 कहता है कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो दोनों भी आपस में बराबर है। अब यहाँ एक एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल नंबर 4, छोटी सी एग्जांपल है, एक ही लाइन के अंदर हमने उसका प्रूफ देना है। तो कहता है प्रूव दैट इन एनी यूनिवर्सल सेट, कोई भी एक बड़ा यूनिवर्सल सेट हो, जैसे सेट्स की हमने थ्योरी पढ़ी है, तो एक बड़ा सेट हो तो एम्प्टी सेट, अब ज़ाहिर एम्प्टी सेट को हम इस तरह से शो कराते हैं ना, ऐसे करके जीरो लगा के और बीच में लाइन लगाते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट, अब ज़ाहिर ये हमने वहां पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी सेट के सबसेट्स बनाते हैं तो जो एम्प्टी सेट होता है वो सब का ही सबसेट होता है, ये हमने समझा हुआ है।
ठीक है, लेकिन इसी को वो प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो कहता है उसके लिए फिर आप ये कंडीशन उसकी बनाएं, लिखें। तो एग्जाम्पल सोल्यूशन इसका फिर ये होगा कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ज़ाहिर यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंसिडर द कंडीशनल, उसकी कंडीशनल बनाएं फॉर ऑल। ये जो उल्टा ए होता है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू। अब यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर्स या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से हम कोई एक नंबर जो हम सपोज करना होता है उसको हम x कह लेते हैं। ठीक है, x बिलोंगिंग टू u, x जो है वो u से बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल सेट से, एंड या कॉमा। ठीक है, अब कंडीशन आगे है। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ना, ये तो हम अजम्पशन ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि भाई x जो है u से बिलोंग करता है। अभी कंडीशन नहीं है, स्टेटमेंट कोई नहीं आई। अब स्टेटमेंटें आगे हैं। स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये है और आगे इंप्लाइज अगली स्टेटमेंट ये है। तो ये हमारी P बन रही है। ठीक है, जैसे जो हम कहते हैं ना P एंड Q, पीछे हमने PQ के हिसाब से पढ़ा ना, ये ऐसे, ये P है ये Q है। तो P स्टेटमेंट हमने क्या बनाई कि x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। वैसे तो नहीं होता, लेकिन हम ज़ाहिर से प्रूफ करने के लिए फिर कुछ लिखना तो है ना। तो x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है, पहले हमने कहा था ये x यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, और वो x जो है वो एक नया सेट है हमारे पास, एम्प्टी सेट, जिसको हमने प्रूव करना है, तो उससे वो बिलोंग करता है। ये पहली कंडीशन, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, इंप्लाइज दैट, उससे रिजल्ट क्या बनेगा कि x बिलोंग्स टू a, कि x जो है वो a से भी बिलोंग करे। अब ये हमने एक कंडीशनल जो है वो स्टेटमेंट बना ली। अब इसको हम देखेंगे कि हमारी ये जो दो बातें हैं वो सही हैं या गलत है। ठीक है, अब वही बात जो पीछे रूल है हमारा, रूल क्या है कि पहले को ट्रू होना चाहिए, अगले को फॉल्स होना चाहिए, फिर वो फॉल्स है, वरना ये ट्रू ही होता है। तो हम देख लेते हैं कि पहली ट्रू है कि नहीं है। अब पहली ट्रू है ही नहीं है, पहली ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है P, वो गलत हो गई है। तो नॉर्मली जब पहली स्टेटमेंट गलत हो, ठीक है, ये जरा देखें, दोबारा से आ जाए यहाँ पे जहाँ पे हमने बनाया था इसका, ये वाला। अब देखें, पहली स्टेटमेंट P है ना, तो P अगर गलत भी है, लेकिन अगली चाहे वो ट्रू है चाहे गलत है, आंसर क्या आना है, आंसर क्या आना है, ये असल बात। आंसर हमेशा ट्रू है उसका, यानी स्टेटमेंट ट्रू है, बात जो प्रूव करनी है वो ट्रू है। ठीक है, यही चीज़ हम वहाँ अप्लाई करेंगे। ये देखें, दोबारा आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, कि हमारी पहली स्टेटमेंट जो है एंटीसीडेंट वो फॉल्स हो गई है, तो फिर अगली अगर ट्रू है, अगली ने तो ट्रू ही होना है, क्योंकि x a से बिलोंग तो करेगा, a सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होना ही है। तो इसका मतलब अगर पहली फॉल्स है और अगली ट्रू है, तो फिर कंडीशन जो है ओवरऑल सारी की सारी ये ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू होने का मतलब कि जी प्रूव हो गया कि हाँ जी के एम्प्टी सेट जो होता है वो किसी भी सेट का वो उसका पार्ट होता है। ये देखें लिखा हुआ उसमें, द एंटीसीडेंट ऑफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। एंटीसीडेंट फॉल्स है बिकॉज नो x बिलोंगिंग टू यू इज अ मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट। उस एम्प्टी सेट का वो मेंबर होता ही नहीं है, हेंस द कंडीशनल इज ट्रू। अब देखें, थोड़ा आपको माइंड घुमाएगा, लेकिन ये है कि जो उस रूल हमने पढ़ा है, रूल को जहन में रखते हुए हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से करके ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब ये एग्जाम्पलें मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये इसके एग्जाम्पलें भी आ सकती हैं, चैप्टर एक ही है आपका, तो एग्जाम्पलें वगैरह भी आनी चाहिए, क्योंकि ये इस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज के पास पहुँचेंगे, एक्सरसाइज तक पहुँच जाएंगे और अगले लेक्चर में फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें एग्जाम्पल नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस वन। इस चीज़ का एंड इस चीज़ का, दोनों का ट्रुथ टेबल बनाना है। अब जरा देखें, P और Q तो है ना, तो डेफिनेटली ये जो पहला काम है, ये वाला पार्ट, ये हमने आंखें बंद करके जो हमने याद किया हुआ है, तरीका समझा हुआ है, ये हमने पहले बना लेना है। अब यहाँ जो हमने बनानी है चीज़, उसमें देखें पहले क्या है, P इंप्लाइज Q है, तो हमने P इंप्लाइज Q का टेबल बना लेना है, जैसे हमने पीछे समझा। अब 2-3 दफ़ा तो कर लिया, तो डेफिनेटली कौन से वाला फॉल्स होना है, जिसमें पहला ट्रू है अगला फॉल्स है, तो ये फॉल्स करके तो बाकी सारे ट्रू ट्रू लिख देने हैं। तो ये पहला कॉलम हम बड़े इजीली बना लेंगे। अब उसके साथ कहता है एंड P बनाएं, यानी ये वाला और P वाला, यानी इन दोनों कॉलम्स का एंड बनाएं। तो एंड की कंडीशन क्या पड़ी थी कि दोनों ट्रू हों तो फिर ट्रू होगा। अब देखिए, मुझे भी याद होना शुरू हो गया, दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू होना है कब, जब एंड आए। तो ये हमने इस वाले P वाले का और P इंप्लाइज Q वाले का दोनों का एंड बनाना है। तो फिर देखें दोनों का ट्रू ये है, तो फिर देखें इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ट्रू बस लिखेंगे, बाकी सारे फॉल्स लिख देंगे, तो एंड बन गया।
तो देखें ये वाला इतना पोर्शन हमने बना लिया, एक पार्ट हमने आंसर दे दिया। अब जब दूसरा आंसर देना है तो वहां पे क्या है कि भाई ये जो आपने बनाया ये पूरा P implies Q एंड P, ये भी यहाँ पे वही है, उसका इम्प्लीकेशन करें Q के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सारा है ये आपकी एक स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज क्या नाम रखें, F स्टेटमेंट है। तो F स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जरा ये F implies Q, यानी ये सारी की सारी चीज इम्प्लाइड Q। अब ये सारी की सारी चीज ये बनाई हुई है, इसका हमने Q के साथ लेना है, इसके साथ। तो ये मैं हाथ लगाने लगा क्योंकि अब सामने थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, बाज का ऐसे हो जाता है। तो ये वाली जो चीज है ये पहली स्टेटमेंट है और Q वाली जो है वो अगली स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, अगली फॉल्स हो। तो यहाँ पे है, अब इसमें तो एक ही ट्रू है, तो उसके ट्रू के सामने Q वाला जो है वो भी ट्रू है। तो फिर इसका मतलब फॉल्स कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब होता है कि पहला ट्रू हो अगला फॉल्स हो। ये हम बार बार बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक ही ट्रू है, आगे भी ट्रू है उसका, तो फिर इसका कोई भी आंसर फॉल्स नहीं हो सकता, सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे उसको। अब जाहिर है ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये यहाँ तक था ट्रूथ टेबल, आगे कुछ नई चीज़ें हैं वो हम करते हैं। अच्छा, अब ये है कि अब माइंड को क्लियर करें, पिछला सारा माइंड से निकालें, P Q इम्प्लाइज वगैरह वगैरह माइंड से निकालें, कुछ नया हम करेंगे। और ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ये प्रूफ है बेसिकली। और ये वो चीज़ें होंगी कि जो हमने आम रूटीन में जब हम कोई सवाल हल कर रहे होते हैं तो उसके स्टेप हम जो बना रहे होते हैं ना, बस अंधाधुंध बनाते जाते हैं। बस ठीक है, इसके बाद ये होना है, प्लस वाली चीज़ उठ के उधर गई माइनस हो गई, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, फिर करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि वो सिंपल सा काम होगा सवाल का, लेकिन हर स्टेप को हमने जस्टिफाई करना होगा, बताना होगा कि ये स्टेप कैसे बना है, ठीक है। जैसे वो कह लें कि छोटे बच्चों की तरह ना बहुत बारीक बीनी से एक चीज़ को हल करना ईजी होगा, लेकिन उसके साथ उसकी साथ बतानी वो चीज़ें, प्रूफ्स देने, हर स्टेप के प्रूफ देने, ठीक है। और ये बड़ा मज़े का उसने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये अगर टाइम है तो ज़रूर इसको आप समझे मेरे साथ साथ। कहते हैं सपोज, एक एग्जांपल है बड़ी मजे की, सपोज फयाज इज द स्टूडेंट ऑफ 9th ग्रेड। एक फयाज बच्चा है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है। वन डे ही अराइव्ड होम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन द सिटी के अंदर ट्रैफिक ज्यादा थी, घर वो लेट पहुंचा है ट्रैफिक की वजह से। हिज फादर हाउएवर, उसका जो अब्बा जान है, सस्पेक्टेड दैट, उनको लगा नहीं ये बच्चा है ना कहीं और निकल गया, टाइम कहीं घुमा जाया करके आया, आवारागर्दी करके आया। सस्पेक्टेड दैट फयाज हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं था गया, एंड इंस्टेड स्पेंड द डे एल्सवेयर, अपना दिन कहीं और गुजार के आया। टू एड्रेस हिज कंसर्न हिज फादर आस्क, अब उसका अब्बा जान उससे सवाल पूछ रहे हैं, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताना है, तुमने डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या स्कूल गए थे? फयाज रिस्पॉन्डेड सेइंग यस, फयाज कह रहा जी हाँ मैं गया था, आई डिड, मैं गया था। स्टिल डाउटफुल, अब्बा जान के ज़हन में अभी भी डाउट है, ठीक है, शक है। हिज फादर आस्क्ड व्हाट प्रूफ डू यू हैव, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आप कैसे आप साबित करोगे दैट यू अटेंडेड स्कूल, के तुमने स्कूल अटेंड किया था। टू सेटिस्फाई हिज फादर्स कंसर्न, अपने अब्बा जान की इस बात के लिए, फयाज सेज दैट माई क्लासमेट अहमद वेंट टू स्कूल विद मी, अहमद मेरे साथ गया था स्कूल, एंड कुड कंफर्म विद हिम, आप उसको फोन करें, आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट हिज फादर वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, अभी भी अब्बा जान पूरे शक करने वाले हैं, अभी भी वो कन्विंस नहीं हो रहे बाय हिज वर्ड्स। नाउ हाउ विल ही प्रूव, अब वो बच्चा जो है फयाज कैसे प्रूव करेगा अपने बाप की जो क्लेम है। अब बाप क्लेम कर रहा है कि बच्चा मेरा स्कूल नहीं गया, आवारागर्दी करके आया, ठीक है, और वो जो बच्चा है फयाज वो प्रूफ दे रहा है, ठीक है, भाई क्लासमेट मेरा था साथ, ये था वो था। तो वो फयाज अब कैसे प्रूव करेगा अपने अब्बा जान को कि मैं वाकई ही स्कूल में था, ठीक है। हाउ विल ही प्रूव हिज फादर्स क्लेम दैट ही वेंट टू स्कूल और नॉट? टू प्रूव दिस हिज फादर्स स्टेटमेंट क्लेम, फयाज वुड नीड टू प्रेजेंट सम एविडेंस, उसको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। आप देखें एक्चुअल पे अब हम आ रहे हैं, उसको कोई सबूत, प्रॉपर अच्छे वाला सबूत देना पड़ेगा। लाइक किस तरह से? लाइक हिज अटेंडेंस फॉर द डे, उस दिन जो अटेंडेंस हुई थी स्कूल में, जाके अटेंडेंस लेके वो अटेंडेंस दिखाए, देखे जी मेरा ये वो रजिस्टर के अंदर देखें अटेंडेंस यस हुई है, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिकल प्रूफ जो है उसको देना पड़ेगा। विच वॉज रिकॉर्डेड इन द स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर, आज सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है कि देखें जी मैं कैमरे में आया हूँ, स्कूल में मौजूद हूँ, ठीक है। इस तरह का काम वो कर सकता है। कंसिडर अनदर सिचुएशन, अब एक सिचुएशन समझ आ गई कि उसको प्रूफ्स देने पड़ेंगे।
अब यही प्रूफ की मैं बात कर रहा हूं कि जो भी हमने स्टेप बनाना है हमें उसका प्रूफ देना पड़ेगा साथ। एक और सिचुएशन कहता है यू हैव बॉट अ मोबाइल फोन, आप मोबाइल खरीदते हैं विद अ वारंटी, ज़ाहिर उसके साथ वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी है। आफ्टर यूजिंग द मोबाइल फोन फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन आप इस्तेमाल करते हैं, योर मोबाइल फोन ब्रेक डाउन, खराब हो जाता है। सो यू टेक इट टू द मोबाइल कंपनी के पास जाते हैं। द कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव विल आस्क यू, अब वो वहाँ वाला बंदा जो है वो आपसे पूछ रहा है फॉर प्रूफ, आपसे प्रूफ मांगेगा इफ़ यू वांट टू क्लेम योर मोबाइल फोन्स वारंटी। आप वारंटी में उसको देना चाह रहे हैं ना, भाई मेरी तो वारंटी है। अगला कहेगा प्रूफ दो कि वारंटी कैसे है, तो आप उसको क्या प्रूफ देंगे, वारंटी कार्ड होगा आपके पास, ठीक है, परचेज खरीदने की जो सनद कुछ होगी आपके पास, तो वो देखें कह रहा है टू क्लेम द वारंटी ऑन द मोबाइल फोन यू मस्ट प्रेजेंट द वारंटी कार्ड, आपको वारंटी कार्ड देना है एज डॉक्यूमेंटली प्रूफ टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गई। अब यहां से वो कंक्लूजन आपको दे रहा है, जनरली आमतौर पे वी हैव टू प्रूव एंड डिसप्रूव, हमें सबूत देना होता है या नहीं देना होता। मैनी क्लेम्स, कई बातों का जो अगला बंदा क्लेम कर रहा है या हम क्लेम कर रहे हैं, एंड स्टेटमेंट जहाँ को बात की जा रही है इन आवर डेली रूटीन, तो डेली रूटीन में किसी बात का हमें सबूत देना पड़ता है। या कोई बंदा क्लेम कर रहा है भाई तुम तो उधर थे, तो आप कहोगे भाई कैसे उधर था, एंड सो ऑन। तो जो क्लेम किया जा रहा है या कोई बात की जा रही है तो हमें उसके एविडेंस देने पड़ते हैं, सबूत देने पड़ते हैं। इन मैथमेटिक्स में प्रूफ्स प्रोवाइड द एविडेंस, तो हम जो प्रूव करते हैं वो एक सबूत के तौर पर सामने आते हैं दैट द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात की जा रही थी वो सही थी, ठीक है, एंड सो ऑन। अब एग्जांपल नंबर 6 देखें। अब यहाँ पे एक्चुअल आपको समझ आएगी। कहता है प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो कहते हैं इसको साबित करें कि वाकई ये सही बात है या गलत बात है। ए में कहता है इफ x इज एन ऑड इंटीजर, अगर x जो है वो ऑड इंटीजर है देन x स्क्वायर इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। यानी कहता है हमारे पास कोई ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन सा होता है जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो कहते हैं ये जो ऑड नंबर है जब इसका स्क्वायर लिया जाता है तो वो भी ऑड ही आता है। अब 1 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है, 1 आता है। 3 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 9, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, ये सारे भी ऑड ही हैं, ठीक है। ऐसे तो हमें पता चल रहा है लेकिन हमें इसको प्रूफ करके देना है। तो देखें कैसे वो प्रूफ करेगा, ये स्टेप्स आपने जरा देखने हैं। अब क्या करेंगे, सपोज करेंगे जी x कोई एक ऑड इंटीजर है, लेट x बी एन ऑड इंटीजर, देन बाय डेफिनेशन एन ऑड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस एज। ये जो ऑड इंटीजर्स होते हैं ना उसको लिखने के लिए ये काम होता है 2k + 1, या जब भी ऑड नंबर का प्रूफ आएगा या आपने 2k + 1 लिखना होता है। एक्चुअल होता क्या है कि देखें एक नंबर है ना, जैसे 1 है ऑड, उसके बाद ज़ाहिर है 3 ऑड आना है, उसके बाद 5 ऑड आना है, तो एक का गैप आता है। तो 2k + 1 आप देखें, फॉर एग्जांपल k की जगह आप 0 लगाएं तो 2 0 0 हो जाता है, पीछे आंसर क्या आएगा 1, तो पहला ऑड आ गया ना। फिर आप k की जगह 1 लगाएं, अब 1 लगाएंगे 2 1 = 2, 2 और 1 ऐड होगा 3, तो अगला ऑड आ जाएगा। तो ये ऑड का बेसिकली फार्मूला है। जब भी हमें कहीं ऑड नंबर की एक जनरल टर्म देनी हो तो हम ये लिखते हैं 2k + 1 या 2n + 1, यहाँ पे हमने k ले लिया, ठीक है, कहीं पे वो n लिखा होगा। तो ऑड नंबर के लिए क्या याद रखना है, ऑड नंबर क्या होता है 2k + 1। तो हम कहते हैं x कोई ऑड नंबर है वो इज इक्वल टू 2k + 1 है फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू z। जैसे मैंने कहा k के कोई भी नंबर हो सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहली बात हम ये लिखेंगे, दोबारा मैं इसको मिटा देता हूँ, ये साथ फजूल होता है। तो पहली बात हमने ये लिख ली x इज इक्वल टू 2k + 1। अब हमें प्रूव करना है, अब प्रूव ये करना है कि x का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी यही आता है। तो हम क्या करेंगे, इधर x है ना तो x के ऊपर भी देखें स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। तो x के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इधर जो अमाउंट है 2k + 1 इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, देखें उसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। x का भी स्क्वायर दोनों साइडों पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x के ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपको फिर स्क्वायर का फार्मूला आता होगा, अगर नहीं आता तो क्या फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर। 8 में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। दो चीज़ों का स्क्वायर क्या होता है, a² b² 2ab, ठीक है ना। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, वो हम लिखते होते हैं। तो देखें वो हम कर रहे हैं, 2k उसका स्क्वायर लेंगे 4k स्क्वायर हो जाएगा a², 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही होता है, और जो 2ab होता है वो 4k बन जाएगा, ठीक है। इसको वैसे मुझे लिख के भी करवाना चाहिए, चलें जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना साथ में लिख के भी करवाता हूँ। तो वो ये हमारा a² हो गया, ये b² हो गया, ये 2ab हो गया, बीच में 4k। अब जरा गौर करें तो ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है,
2 कॉमन ले सकते हैं ना आप इसमें से, तो 2 कॉमन अगर आप निकाल देते हैं तो फिर पीछे 2k स्क्वायर और 2k रह जाएगा। तो ये देखें 2k स्क्वायर और 2k रह गया, साथ +1 है। अब देखें ज़रा, अब ये समझने वाली बात है, ज़रा गौर करिएगा कि ओरिजिनल चीज़ थी ये वाला, ज़रा गौर करिएगा। ओरिजिनली हमारा जो ऑड नंबर है वो ये है, ये शक्ल है 2k + 1 के k के साथ 2 ज़रब खा रहा हो और +1 भी हो रहा हो। तो जो हमने x स्क्वायर की जो शक्ल बनाई है ये वाली, अब इसको अगर आप गौर करें तो ये भी एग्जैक्टली वही शक्ल है कि 2 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वो बड़ी है, लेकिन साथ +1 भी हो रहा है। उधर भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी 2 के साथ k, यहाँ पे भी 2 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो एग्जैक्टली वही शक्ल हमने दोबारा बना ली। तो जब वही शक्ल दोबारा बना ली तो हम कहेंगे कि देखो भाई x भी यही शक्ल में था, x स्क्वायर भी उसी शक्ल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है जो हम सपोज कर रहे हैं कि ऑड नंबर इसी शक्ल के होते हैं, x स्क्वायर भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो देखें ये जो 2k स्क्वायर + 2k है वहाँ पे m लिख दिया उसने, ठीक है, और m जो है वो इसके बराबर है, तो x स्क्वायर = ये आ गया, देयरफॉर x स्क्वायर इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये हम कह देंगे कि x स्क्वायर जो है वो ऑड इंटीजर है। एक और एग्जांपल है, अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखें, कहता है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। 2 ऑड नंबर्स को जब हम जमा करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो उनका जो आंसर है वो इवन नंबर होता है। जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 ऑड नंबर है ना, तो उनको जब जमा कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 इवन नंबर है। तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। यहाँ पे देखें बी में कहता है लेट x एंड y बी ऑड इंटीजर्स, क्योंकि 2 नंबर्स चाहिए ना हमें, तो एक को x कह लेते हैं, एक को y कह लेते हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑड इंटीजर वी कैन एक्सप्रेस x एंड y एज, जैसे पीछे कहा था कि x क्या है जी 2k + 1, क्योंकि ऑड नंबर को 2k + 1 की शक्ल में लिखते हैं, और जो दूसरा y है वो हम क्या लिख रहे हैं 2n + 1, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा फर्क डालना है ना, शक्ल तो मेन वही रखनी है, 2 × k + 1 तो 2 × n + 1, तो एक इंटीजर वो x हो गया, दूसरा y हो गया। अब इनको ज़ाहिर है उसने क्या कहा था, ऐड करवाएं। सो देखें ऐड कराएंगे x + y, तो इधर जो चीज़ें हैं वो भी तो ऐड होंगी ना, 2k + 1 और 2n + 1, इन दोनों ने भी ऐड होना है। तो वो देखें इधर हम स्टेप के अंदर हम उनको लिख लेंगे। अब प्लस करना है तो ब्रैकेटों की ज़रूरत नहीं है, अगले स्टेप में ब्रैकेटों के बगैर उसको लिख लें। 1 के साथ 1 को लिख लें, 2n के साथ 2k को लिख लें। अब देखें 2n, अब देखें यहाँ एक स्टेप उसने नहीं किया, ये 2k बना है, ये 2n बना है, और ये 1 और 1 मिलकर ये भी 2 बन रहा है, ठीक है ना। तो फिर सब के साथ 2 2 आ रहा है, तो सब के साथ 2 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लें तो k भी अकेला रह गया, n भी अकेला रह गया, और यहाँ पे भी 2 था ना, तो 2 कॉमन लें तो पीछे 1 रह गया, ठीक है। अब ये जो k + n + 1 है उसको सपोज कर लें कोई एक नया नंबर m, तो वहाँ पे m लिख दें, तो 2m, तो अल्टीमेट आंसर हमारा बन गया 2m। अब देखें जो ऑड नंबर होता है उसके लिखने की कंडीशन होती है 2k + 1, उसमें +1 ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन जो इवन नंबर होता है उसमें +1 आगे से नहीं करते, क्योंकि देखें यहाँ पे m की जगह आप 0 लगाएं, 2 0s are 0, खत्म हो जाता है 0। अब वहाँ m की जगह 1 लिखेंगे तो 2 1s are 2, आंसर 2 आया। 2 लिखेंगे तो 2 2s are 4, आंसर 4 आ गया। तो ये यहाँ m की जगह जो भी लगाते जाएंगे तो वो इसने आंसर ऑटोमेटिकली इवन ही आना होता है। तो फिर याद रखना है इवन नंबर जो है उसकी शक्ल ये होती है 2 × this 1, ऐड +1 नहीं हो रहा होता। जब +1 हो रहा हो तो ऑड नंबर है, जब +1 नहीं हो रहा तो इवन नंबर है। तो ये फिर इवन आ गया ना, तो प्लस करके हमने देखा कि वो इवन आ गया, तो फिर लिख देंगे कि देयरफॉर x + y इज एन इवन इंटीजर, तो प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये दोनों प्रूफ, और ये करने हैं ज़ाहिर है आपने, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है उसमें यही कुछ ही है। चलें आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी थ्योरी ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि ये एग्जांपल नंबर 7 करके तो आगे से ये जो और छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हमने पढ़ना है, ये सारा समझना है, ठीक है। इंशाल्लाह एक लेक्चर और हो जाएगा, उसके साथ भी प्रूफ है इसका, ये भी करेंगे, डिडक्टिव प्रूफ्स भी हैं। ओके ठीक हो गया, एक एक्सरसाइज लेक्चर में ये काम होने वाला नहीं है, ठीक है। एक लेक्चर और हमें करना पड़ेगा, देन हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है जी। फिर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।